ये हमारी इतिहास की लेक्चर सीरीज का चौथा भाग है और इस भाग में हम अध्ययन करने जा रहे हैं ब्राह्मणेतर साहित्यों का। ऐसे साहित्य जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित नहीं है और ऐसे साहित्य जो लौकिक क्षेत्र पर टीका टिप्पणी करते हैं। इन चीजों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे, जिसके तहत हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो धार्मिक साहित्य है वो किस प्रकार से हमें इतिहास के पुनर्निर्माण के विषय में जानकारी देता है। इन चीजों का अध्ययन करने हम जा रहे हैं। यहां पर मैं आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जो साहित्य है, जो इतिहास के पुनर्निर्माण में योगदान देता है, उस चीज के विषय में हम अध्ययन करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं आ पाते हैं और जो वाकई में तैयारी करने के इच्छुक हैं, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर से। ब्राह्मणेतर साहित्य क्या होता है? ब्राह्मणेतर साहित्य जो ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड नहीं है, अर्थात इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और लौकिक घटनाओं का वर्णन होगा। इसलिए ब्राह्मणेतर साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है कौन सा? बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित, और दूसरा होता है बेटा जैन धर्म ग्रंथ से संबंधित। बहुत से वनडे एग्जाम्स में इंक्लूडिंग एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स और अन्य जो एग्जाम है जैसे एसएससी वगैरह हो गए, उसमें काफी ज्यादा प्रश्न जो है इस चैप्टर से आते हैं। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या आएगा? तो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में बौद्ध धर्म ग्रंथ या साहित्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि बौद्ध धर्म जिस समय उद्भवित हुआ था या अपने चरम पर पहुंचा था, उस समय संपूर्ण भारत में 16 महाजनपदें थी। तो उन 16 महाजनपदों का ज्ञान हमको यहां से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इतिहास के पुनर्निर्माण की दृष्टि से बौद्ध धर्म के साहित्यों से हमको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलती है जो ब्राह्मण धर्म से नहीं मिलती। ठीक है, जहां ब्राह्मण ग्रंथ प्रकाश नहीं डालते हैं, वहां पर बौद्ध ग्रंथ से हमें बहुत से तथ्यों का ज्ञान हो जाता है। बौद्ध ग्रंथ की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहला ग्रंथ है बेटा कौन सा? त्रिपिटक। अब ये 3 अध्याय हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों ग्रंथों का जो सम्मिलित स्वरूप है वो कहलाता है क्या? त्रिपिटक। त्रिपिटक यह सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ है। क्या है? सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ है बेटा कौन सा? त्रिपिटक। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिच डेविडस और बुलर ने बौद्धिक इंडिया नामक किताब में किया था। जो हम कहना चाहिए भारत का साहित्य पढ़ते हैं, इस साहित्य को लिखने में या इस इतिहास को लिखने में सबसे बड़ा योगदान रहा है अंग्रेजों का, क्योंकि हम तो हमारे ही ग्रंथों को भुला बैठे थे। उन्हें पुनः या पुनर्जीवित करने में योगदान दिया है किसने? अंग्रेजों ने। तो कौन से 2 अंग्रेज हैं? रिच डेविडस और बुलर। रिच डेविडस और बुलर ने सबसे पहले प्रयोग किया था कौन सा शब्द? कौन सा? नहीं, त्रिपिटक। और जिस ग्रंथ में इन्होंने इस शब्द का उल्लेख किया है वो ग्रंथ कहलाता है बौद्धिस्ट इंडिया, जिस ग्रंथ में इसका पहली बार यूज हुआ है। इसके अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। मतलब ये जो त्रिपिटक है वो 3 अध्यायों में पुनः विभाजित है। वो 3 अध्याय कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब सुत्त पिटक क्या है और सुत्त पिटक से हमको काय की जानकारी मिलती है? सुत्त पिटक में राजा के चुनाव का उल्लेख किया गया है। जो 16 महाजनपदें थी, उन 16 महाजनपदों में राजा का चुनाव किस प्रकार से होता था, इसका उल्लेख मिलता है बेटा हमें किसमें? सुत्त पिटक में। और राजा के लिए महासम्मत शब्द का प्रयोग हुआ है। राजा के लिए जिस शब्द का यूज हुआ है वो शब्द कौन सा है बेटा? महासम्मत।
ठीक है, मतलब उस काल में शायद राजा को कहा जाता होगा क्या, महासम्मत। दीर्घ निकाय, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा, दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में राजा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का उल्लेख है कि राजा की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है वो इतिहास के पुनर्निर्माण पर प्रकाश डालते हैं। अशोक के धम्म में जिन धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख हुआ है वे दीर्घ निकाय की एक भाग है। ठीक है, अशोक का जो धम्म है, अशोक ने कहना चाहिए कलिंग के युद्ध के बाद अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के लिए दे दिया था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित उसने जो धार्मिक सिद्धांत दिए थे वही धार्मिक सिद्धांत कहलाते हैं धम्म नीति। अशोक की धम्म नीति का उल्लेख मिलता है बेटा किसमें, दीर्घ निकाय में। और दीर्घ निकाय क्या है, एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। सिंगालोवाद सुत्त में वर्णित है। सिंगालोवाद सुत्त भी एक ग्रंथ है जिसमें अशोक के धम्म का विवरण मिलता है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत विमनवत्तु है। ठीक है, अशोक ने धर्म को जिन नाटकों का प्रयोग करके समझाया है उन नाटकों का स्रोत क्या है, विमनवत्तु। यह भी एक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ ही है। दीर्घ निकाय के ही अंतिम भाग में, मतलब दीर्घ निकाय का जो लास्ट का फ्रेज है उसमें महापरिनिर्वाण सूक्त में बुद्ध के द्वारा सुभद्र को कुशीनारा में दिए गए उनके अंतिम उपदेश भी वर्णित हैं। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण जब मिला था किसे, महात्मा बुद्ध को, तो उन्होंने अंतिम उपदेश दिए थे सुभद्र के लिए जो उनके एक शिष्य थे। वो पूरे उपदेशों का वर्णन किसमें मिलता है, महापरिनिर्वाण सूक्त में, जो दीर्घ निकाय के लास्ट का हिस्सा है। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म से हमको इतिहास के पुनर्निर्माण की बहुत सी रोचक तथ्यों के विषय में पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ एक और है, कौन सा, मध्यम निकाय, जो त्रिपिटक का ही हिस्सा है। मध्यम निकाय में ही बुद्ध और महावीर की मुलाकात का उल्लेख हुआ है कि जब महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर एक दूसरे से मिले होंगे तो उनकी जब मुलाकात हुई है तो उसका उल्लेख मिलता है बेटा हमें किसमें, मध्यम निकाय में। इसी प्रकार प्रसेनजीत का यह कथन उल्लेखित है कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूं। कौशल एक जनपद हुआ करती थी। ठीक है, बुद्ध भी वहीं के हैं और प्रसेनजीत भी वहीं के हैं। बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं और मैं भी। ठीक है, इस कथन का उल्लेख भी हमें किसमें देखने को मिलता है बेटा, मध्यम निकाय में। तो मध्यम निकाय से हमको ये चीज क्लियर हो गई कि महात्मा बुद्ध और राजा प्रसेनजीत एक दूसरे के समकालीन रहे हैं और एक ही स्थान के हैं, और वो कौन सा स्थान था, कौशल। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, एक और बौद्ध ग्रंथ है बेटा, कौन सा, अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिला है। तो ये भी इतिहास पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है क्या, कि 16 महाजनपदें जो संपूर्ण उत्तरी भारत में विद्यमान थी, कहां कहां पर थी, उनके नाम क्या क्या थे और कौन कौन वहां के शासक रहे हैं, उस पूरी तमाम सारी चीजों का विवरण हमें मिल जाता है कौन से ग्रंथ में बेटा, अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में हमको यह विवरण मिलता है। एक अन्य बौद्ध ग्रंथ है बेटा, कौन सा, खुद्दक निकाय। कौन सा ग्रंथ है बेटा, खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय का एक भाग जातक है। क्या है, खुद्दक निकाय का एक हिस्सा है क्या, जातक, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी लगभग 550 कहानियां उल्लिखित हैं। जब महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था उस समय से रिलेटेड 550 कहानियों का उल्लेख मिलता है किसमें, खुद्दक निकाय के जातक नामक स्थान पर। और यहीं से उद्भवित हुई हैं जातक कथाएं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित एक अलौकिक ग्रंथ है। बुद्ध की जीवनी निदान गाथा। बुद्ध की जीवनी का नाम क्या है बेटा, निदान गाथा। निदान गाथा नाम से बुद्ध घोष ने लिखी है। किसने लिखी है बेटा ये जीवनी, बुद्ध घोष ने लिखी है।
इसी में सर्वप्रथम बुद्ध के जीवन चरित्र भी हमको मिलता है। महात्मा बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, उनके माता पिता का नाम क्या था, वे किस महाजनपद में निवास किया करते थे, ये तमाम सारी जानकारी हमको मिलती है किसमें, निदान गाथा नामक ग्रंथ में, जो एक बौद्ध ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की है, बुद्ध घोष ने। फिर कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं बेटा, जैसे दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, जिनकी रचना श्रीलंका में हुई है। दीपवंश और महावंश जो अन्य बौद्ध ग्रंथ है, उसकी रचना कहाँ हुई है, श्रीलंका में हुई थी, कि तुलना ब्राह्मण साहित्य की पुराणों से की जाती है। जैसे अपन ने थर्ड लेक्चर में पुराणों के बारे में पढ़ा था, तो दीपवंश और महावंश को बौद्ध धर्म की पुराणें कहा जाता है। बौद्ध धर्म की पुराणों या ब्राह्मण धर्म की पुराणों से इनकी तुलना की जाती है। अब हमको जानकारी क्या मिलती है दीपवंश और महावंश से, तो बेटा इनसे मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, मौर्यों का जो इतिहास रहा है उसके विषय में हमको जानकारी मिलती है किससे, दीपवंश और महावंश से। इसी प्रकार दिव्यावदान, दिव्यावदान एक अन्य ग्रंथ है। ठीक है, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ ही है। दिव्यावदान नामक ग्रंथ से अशोक के उत्तराधिकारियों व शुंग शासकों के विषय में हमको जानकारी मिलती है। अशोक के उत्तराधिकारी एवं शुंग शासकों के विषय में हमको जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ से बेटा, दिव्यावदान से। नागसेन ने एक ग्रंथ लिखा है, कौन सा, मिलिंद पन्हो, और मिलिंद पन्हो से हमें हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, हिंद यवन शासक था कौन सा, मिनांडर। इसके विषय में जानकारी हमको किस ग्रंथ से मिलती है बेटा, मिलिंद पन्हो से। और मिलिंद पन्हो किसने लिखा है, नागसेन ने। और नागसेन कौन थे, एक बौद्ध भिक्षु थे। तो इस प्रकार से मिलिंद पन्हो भी एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ ही है, जिससे हमको मिनांडर के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से जो बौद्ध ग्रंथ है वो इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब त्रिपिटक को हम अलग से विश्लेषित रूप से पढ़ते हैं। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सुत्त पिटक के लिए। तो सुत्त पिटक का विषय क्या है, क्या जानकारी हमको मिलती है सुत्त पिटक से, तो बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत व उनके धर्म उपदेश को संकलित करके रखा गया है बेटा किसमें, सुत्त पिटक में। महात्मा बुद्ध ने जो भी सिद्धांत दिए हैं अपने धर्म से संबंधित, उन सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है किसमें, सुत्त पिटक में। अब सुत्त पिटक के बेटा फिर से अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग भाग हैं। तो सुत्त पिटक के कौन कौन से अन्य भाग हैं, तो दीर्घ निकाय जो अभी अपन लोग पढ़ते हुए आए थे, दीर्घ निकाय भी किसका हिस्सा है, सुत्त पिटक का। उसके बाद मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय, ये सब चीजें हिस्सा हैं बेटा किसका, सुत्त पिटक का। और इन तमाम सारी चीजों में हमें महात्मा बुद्ध के द्वारा जो धार्मिक सिद्धांत एवं धर्मोपदेश दिए गए हैं उसकी जानकारी प्राप्त होती है। फिर इस पर एक भाष्य भी लिखा गया है। अब हर कोई व्यक्ति जो है इन सभी ग्रंथों को पूरा पूरा नहीं पढ़ सकता, तो इन ग्रंथों का सिर्फ सार तत्व जिस ग्रंथ में संकलित किया जाता है उसको कहा जाता है भाष्य। तो सुत्त पिटक पर लिखा गया जो भाष्य है वह कहलाता है महाअट्ट कथा। क्या बोला जाता है उस भाष्य के लिए, महाअट्ट कथा। और ये क्या है, सुत्त पिटक पर लिखा गया भाष्य है। तो सुत्त पिटक किससे संबंधित है, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत एवं धर्म उपदेश से संबंधित है। ठीक है, कितने भाग हैं, तो बेटा 5 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हो गए, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। और महाअट्ट कथा क्या है, सुत्त पिटक पर लिखा गया भाष्य है। ठीक है, फिर है बेटा क्या, विनय पिटक। दूसरा भाग जो त्रिपिटक का है वो कहलाता है विनय पिटक। अब विनय पिटक का विषय क्या है, तो बौद्ध संघ संबंधी नियम। बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे बेटा, बौद्ध संघ में रहा करते थे। तो बौद्ध संघ में किस प्रकार से रहा जाता है उसके विषय में बात की गई है किसमें, विनय पिटक में। ठीक है,
अब विनय पिटक पुनः 4 भागों में विभाजित है, तो सुत्त, विभंग, खंडका, परिवार और प्रश्नोत्तरी, ये 4 हिस्से हो गए किसके बेटा? विनय पिटक के। और विनय पिटक में किन चीजों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध संघ से संबंधित नियमों का उल्लेख मिलता है किसमें? विनय पिटक में। अब विनय पिटक से संबंधित भाष्य क्या है? तो कुरुंदी। कुरुंदी वो भाष्य है जिसमें जानकारी मिलती है किसकी? विनय पिटक की। और तीसरा भाग हो गया क्या? अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का तीसरा भाग कौन सा है बेटा? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में हमको बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो फिलॉसफी है, ठीक है, बौद्ध दर्शन का पूरा पूरा ज्ञान मिलता है हमको किसमें? अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक पुनः 5 भागों में विभाजित है, और वे 5 भाग कौन कौन से हैं? धम्म संगणी विभंग। पहला भाग है कौन सा? धम्म संगणी विभंग, धातु कथा, युग्य लप्त चयति, युग्य लप चयति, कथावतु और यमक पठान। ठीक है, प्राकृत जो भाषा है उससे रिलेटेड शब्दावलियां हैं ये। ठीक है, धम्म संगणी विभंग, धातु कथा, युगल, पंचयती, कथावथु और यमक पठान। और अभिधम्म पिटक से संबंधित जो भाष्य है उसका नाम है महापच्चरी। ठीक है, महापच्चरी इससे संबंधित भाष्य है। किससे? अभिधम्म पिटक से। तो त्रिपिटक के कितने भाग हो गए? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में उल्लेख मिलता है किसका? बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत एवं धर्म उपदेशों का। विनय पिटक में बौद्ध संघ संबंधी नियमों का उल्लेख हमको यहां पर मिलता है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख हमको मिलता है। फिर इसी प्रकार से ब्राह्मणेतर साहित्य का जो दूसरा हिस्सा है वो हो जाते हैं क्या? जैन ग्रंथ। ठीक है, तो जैन ग्रंथ या जैन साहित्य। तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। ठीक है, जैन ग्रंथ भी किस में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में हुई है। ग्रंथों से भी प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है बेटा? आगम। जैन साहित्य को संयुक्त रूप से कहा जाता है क्या? आगम। ठीक है, अब आगम के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो आगम के अंतर्गत 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद सूत्र आते हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्राकीर्ण और 6 छंद सूत्र। इन सभी ग्रंथों को संयुक्त रूप से कहा जाता है बेटा क्या? आगम। क्या क्या चीजें हैं? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्राकीर्ण और 6 छंद सूत्र। इन सभी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है बेटा? आगम कहते हैं। दूसरी बात करें हम ग्रंथ की, तो वो है आचारांग सूत्र। दूसरा ग्रंथ कौन सा है बेटा? आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है कि ऐसे लोग जो जैन साधु हो गए हैं, जैन साध्वी हो गई हैं, तो साधु या साध्वी हो जाने के बाद किस प्रकार का जीवन यापन करना है, उसकी आचार संहिता का विवरण मिलता है किसमें? आचारांग सूत्र। आप लोग आचार संहिता शब्द से इसको याद रख सकते हो। क्या है इसका नाम? आचारांग सूत्र। फिर तीसरा हिस्सा है क्या बेटा? भगवती सूत्र। तीसरा हिस्सा कौन सा है? भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र से महावीर की शिक्षाओं पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, जो भगवान महावीर ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का उल्लेख हुआ है बेटा किस ग्रंथ में? भगवती सूत्र में। ठीक है, फिर जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्प सूत्र नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिसकी रचना किसने की थी बेटा? भद्रबाहु ने की थी। तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कहां से ज्ञात होता है? कल्प सूत्र से। और कल्प सूत्र की रचना किसने की थी बेटा? भद्रबाहु ने। नाय धम्म कहा, ये एक अन्य जैन ग्रंथ है बेटा। कौन सा? नाय धम्म कहा। तो नाय धम्म कहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह हमें मिलता है कि जो भी
भगवान महावीर ने धर्म से संबंधित शिक्षा दी थी, उस पूरी शिक्षा का उल्लेख हमें मिलता है कौन से ग्रंथ में? न्याय धम्म कहा में। फिर एक अन्य ग्रंथ है बेटा परिशिष्ट पर्वन, और दूसरा है भद्रबाहु चरित। कौन से हैं? परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित। इनको साथ साथ में उच्चारित करते जाना, नहीं तो इनका उच्चारण करना अपने आप में टेढ़ी खीर है, फिर तो हमको याद करना है ये सारी चीजें। तो परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरितम ये दो अन्य जैन ग्रंथ हैं। इनसे चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण हमें प्राप्त होता है। मतलब ये मौर्य वंश के इतिहास का एक स्रोत भी है तो जैन ग्रंथ, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, लेकिन इतिहास के पुनर्निर्माण की यदि हम बात करें तो हमें जानकारी मिलती है काय की मौर्य काल की। ठीक है, मौर्य धर्म से संबंधित ग्रंथों की। कौन कौन से ग्रंथ में? परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरितम में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बेटा किसकी? लौकिक साहित्य की। अभी अपन ने बात करी बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की इतिहास के स्रोत के रूप में। अब अपन बात करने जा रहे हैं लौकिक साहित्य की। और ये लौकिक साहित्य क्या है बेटा? जो धर्म से संबंधित नहीं है अपितु समाज में आम आदमी के जीवन से संबंधित हो, ठीक है, धर्मेतर हो, वो साहित्य कहलाता है क्या? लौकिक साहित्य। जैसे बेटा अपन बात करें अर्थशास्त्र की, ठीक है, नाम जरूर इसका है क्या? अर्थशास्त्र, लेकिन ये जो ग्रंथ है ये राजनीति विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है, जिसके रचना है कौन? आचार्य कौटिल्य। ठीक है, इन्हीं का ही नाम है विष्णुगुप्त, इन्हीं को ही कहा जाता है चाणक्य। ठीक है, तो अर्थशास्त्र किसका ग्रंथ हो गया बेटा? कौटिल्य का। अब अर्थशास्त्र का विषय क्या है? ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। 15 अधिकरण मतलब 15 खंड हैं और 180 प्रकरण अर्थात उपखंड है। ठीक है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन राजनीति एवं चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो कितने खंडों में विभाजित है? 15 खंडों में, 180 उपखंड हैं। मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है विशेष रूप से किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री थे कौन? चाणक्य। उन्हीं की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर पाए थे किसे? धनानंद को। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट ग्रंथ है कौन सा? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी की रचना की है किसने? महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने। ठीक है, भारत के सबसे पहले व्याकरण विशेषज्ञ व्याकरणाचार्य कहलाए हैं कौन? पाणिनि। उनका ग्रंथ है कौन सा? अष्टाध्यायी। तो किससे रिलेटेड होगा? व्याकरण से। तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं बेटा? टोटल 8 अध्याय हैं, और वह 4 पदों में विभाजित है। मतलब कितने सेक्शन हैं इसके? 4 सेक्शन हैं। इससे मौर्य काल से पूर्व के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषय के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब जब मौर्य काल का उदय नहीं हुआ था उससे भी पहले के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विषय के बारे में हमको जानकारी मिलती है किससे? अष्टाध्यायी से। लेकिन अष्टाध्यायी है कौन सा ग्रंथ? व्याकरण से संबंधित एक प्रमुख ग्रंथ है कौन सा? अष्टाध्यायी, जिसकी रचना किसने की थी बेटा? पाणिनि ने। तीसरे ग्रंथ की बात करें हम तो तीसरा ग्रंथ है बेटा कौन सा? नीति सार। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है बेटा? नीति सार। और नीति सार के रचयिता है कौन? कामंदक। क्या नाम है उनका? कामंदक। तो नीति सार किसने लिखा बेटा? कामंदक ने। ठीक है, और अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है किसमें? नीति शास्त्र में। अर्थशास्त्र जो किसने लिखी थी? चाणक्य ने। उसी का ही विस्तार किया गया है किसमें? नीति सार में। और इसके रचयिता कौन है? कामंदक। ठीक है, चौथा ग्रंथ है हमारा कौन सा बेटा? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हड़ ने। किसके द्वारा लिखी गई है राजतरंगिणी? कल्हड़ के द्वारा।
तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया गया है। मतलब पूरा का पूरा ग्रंथ बेटा किसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा में इतिहास लिखने का पहला प्रयास हुआ है किसमें? राजतरंगिणी में। किसने लिखी है? कल्हड़ ने। इसमें आदि काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के प्रत्येक शासक की राजनीतिक घटनाओं का क्रम अनुसार वर्णन है। आदि काल से लेकर 12वीं सदी तक, मतलब कश्मीर का पूरा इतिहास आपको देखने को मिलेगा किसमें? राजतरंगिणी में। कब से कब तक? आदि काल से लेकर 12वीं सदी तक का पूरा इतिहास आपको मिलेगा किसमें? राजतरंगिणी में। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं रसमाला और कीर्ति कौमुदी। पांचवा ग्रंथ है बेटा हमारा कौन सा? रसमाला और कीर्ति कौमुदी, जिसके लेखक हैं बेटा कौन? सोमेश्वर। कौन सा ग्रंथ है? रसमाला और कीर्ति कौमुदी। कौन है इसके लेखक? सोमेश्वर। अब इसकी विषय वस्तु क्या है? तो भैया इतिहास में गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान हमको यहां से प्राप्त होता है। गुजरात में कौन सा वंश था? चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है बेटा किस ग्रंथ से? रसमाला और कीर्ति कौमुदी, जिसके लेखक हैं कौन? सोमेश्वर। छठवां ग्रंथ है बेटा हमारा कौन सा? महाभाष्य। कौन सा ग्रंथ है बेटा? महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक हैं कौन? पतंजलि। वही हमारे योगाचार्य पतंजलि, उनका ग्रंथ है कौन सा? महाभाष्य। अब महाभाष्य से हमें शुंगों के इतिहास का वर्णन मिलता है, या शुंगों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है कौन से? महाभाष्य से। फिर सातवां ग्रंथ है बेटा हमारा कौन सा? गार्गी संहिता, जो कि ज्योतिष विज्ञान से संबंधित एक प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा? गार्गी संहिता। ठीक है। ऑब्वियसली गार्गी ने इसे लिखा है, जो किससे रिलेटेड है? ज्योतिष विज्ञान से। ठीक है। तो इसमें हिंद यवन द्वारा साकेत, पंचाल, मथुरा, कुसुमध्वज अर्थात पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जब नाम नहीं रखा था उसको कहा जाता था क्या? कुसुमध्वज। कुसुमध्वज पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो ये पूरी जो जनपदें हैं या महाजनपदें हैं, ये सब कहां आ रही थी? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है। तो हिंद यमन शासकों ने इस युग में इन जनपदों पर आक्रमण किया था। साकेत अयोध्या को कहा जाता था, पांचाल वहीं पर एक क्षेत्र आता था, मथुरा कुसुमध्वज अर्थात पाटलिपुत्र पर जो हिंद यमन शासकों ने आक्रमण किया है, उस आक्रमण का उल्लेख हमको मिलता है किसमें? गार्गी संहिता में। ठीक है। जबकि मूल रूप से ये गार्गी संहिता जो ग्रंथ है वो ज्योतिष विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। फिर मालविकाग्नि मित्रम, इसके विषय में तो आप जानते ही होंगे। किसका ग्रंथ है बेटा? कालिदास जी का ग्रंथ है। ठीक है। और कालिदास जी का ग्रंथ है तो किसके विषय में जानकारी मिलेगी? शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण हमें यहां से प्राप्त हो जाता है। कहां से? मालविकाग्नि मित्रम से। फिर स्वप्न वासवदत्ता, ये एक अन्य इंपॉर्टेंट ग्रंथ है बेटा। कौन सा? स्वप्न वासवदत्ता। ये ग्रंथ किसने लिखा है? तो एक बहुत बड़े कवि हुए हैं कौन? भास। भास के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है बेटा। कौन सा? स्वप्न वासवदत्ता। और स्वप्न वासवदत्ता में गुप्त काल की घटनाओं का विवरण हमें मिलता है। तो स्वप्न वासवदत्ता बेटा किस काल से रिलेटेड है? गुप्त काल से। मालविकाग्नि मित्रम शुंग काल से। फिर अपन बात करते हैं बेटा किसकी? बुद्ध चरित की। तो हमारा जो 10वां लौकिक साहित्य है वो है कौन सा? बुद्ध चरित। बुद्ध चरित में हमें उल्लेख मिलता है किसका? अश्वघोष का। या अश्वघोष ने लिखा है कौन सा ग्रंथ? बुद्ध चरित। और बुद्ध चरित से हमें काय की जानकारी मिलती है? तो गौतम बुद्ध के चरित्र का विशद विवरण हमको मिलता है किससे? बुद्ध चरितम से। ये आप लोग याद कर सकते हो, नाम ही क्या है? बुद्ध चरित। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के चरित्र का विवरण हमको मिलता है किससे? बुद्ध चरित्र से। किसका ग्रंथ है बेटा ये? अश्वघोष का। फिर अपन बात करते हैं बेटा हर्षचरितम की।
तो महाराजा हर्ष के विषय में जानकारी देता है। किसने लिखा है बेटा? तो ये ग्रंथ है किसका? बाणभट्ट का ग्रंथ है। कौन सा? हर्षचरितम। ठीक है। अब हर्षचरितम की विषय वस्तु क्या है? तो हर्षकालीन सभ्यता, संस्कृति एवं राजनीतिक जीवन की झांकी हमें मिलती है कहां से? हर्षचरितम से। ठीक है। तो हर्षकालीन जो सभ्यता, संस्कृति और जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उन तमाम सारी चीजों की जानकारी हमको मिलती है कहां से? हर्षचरितम से। हमारा 12वां जो ग्रंथ है वो है विक्रमांक देव चरितम। कौन सा ग्रंथ है बेटा? विक्रमांक देव चरितम। और ये ग्रंथ किसने लिखा है? तो एक बहुत बड़े कवि हुए हैं विल्हण। विल्हण ने इस ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। तो चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य षष्ठम की उपलब्धियों का चित्रण हमको यहां पर देखने को मिलता है। कौन से ग्रंथ में? विक्रमदेव चरितम में। 13वां ग्रंथ है बेटा हमारा गौडबहु। कौन सा ग्रंथ है? गौडबहु। जिसके लेखक हैं कौन? वाकपति राज। गौडबहु ग्रंथ है और उसके लेखक हैं कौन? वाकपति राज। अब इसमें क्या बताया गया है? तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजयों का वर्णन हमें मिलता है इस ग्रंथ में। कन्नौज के राजा थे बेटा कौन? यशोवर्मन। उनकी उपलब्धियों का वर्णन हमको मिलता है इस ग्रंथ में। कौन से? गौडबहु। जिसकी रचना किसने की? वाकपति राज ने। नवसाह सांग चरितम। ठीक है। नवसाह सांग चरितम एमपी से रिलेटेड ग्रंथ है। पद्मगुप्त जो है इसके लेखक हैं। कौन सा ग्रंथ है बेटा? नवसाह सांग चरितम। ठीक है। तो इस ग्रंथ में मालवा के परमार वंश, विशेष रूप से राजा भोज वाला जो वंश है वो मालवा के परमार वंश की घटनाओं का उल्लेख हमको मिलता है। कौन से ग्रंथ में? नवसाह सांग चरितम में। जिसके लेखक कौन है बेटा? पद्मगुप्त। मत्त विलास प्राहसन। कौन सा ग्रंथ है बेटा? मत्त विलास प्राहसन। मत्त विलास प्राहसन के लेखक हैं बेटा कौन? महेंद्र वर्मन। ठीक है। और जो कि पल्लव वंश के एक राजा भी थे। कौन सा ग्रंथ है? मत्त विलास प्राहसन। और इसके लेखक हैं कौन? महेंद्र वर्मन। ठीक है। और किस वंश के थे ये? पल्लव वंश के राजा थे। इसमें बौद्धों एवं कापालिकों की हंसी उड़ाई गई है। बौद्ध धर्म और कापालिक कौन हो गए? शैव धर्म का एक संप्रदाय होता है बेटा कौन सा? कापालिक। तो बौद्ध और कापालिकों की यहां पर हंसी उड़ाई गई है। जबकि पुलिस एवं न्याय विभाग के में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख भी यहां पर हुआ है। मतलब उस युग में भी पुलिस और न्याय विभाग में भ्रष्टाचार चलता होगा, इसीलिए उन चीजों का उल्लेख इस ग्रंथ में है। कौन सा है? मत्त विलास प्राहसन। ठीक है। फिर हमारा 16वां ग्रंथ है बेटा कौन सा? वृहत कथा। क्या नाम है इस ग्रंथ का? वृहत कथा। वृहत कथा के लेखक कौन है? गुणाढ़। वृहत कथा लेखक हैं कौन? गुणाढ़। अब इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी रचना पैशाची प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा का ही एक स्वरूप है बेटा कौन सा? पैशाची प्राकृत भाषा में की गई है। और इसे आंध्र की महाभारत के रूप में भी जाना जाता है। आंध्र की महाभारत कहलाता है ये ग्रंथ। कौन सा? वृहत कथा। जिसके लेखक कौन है बेटा? गुणाढ़। ठीक है। अब अपन 17वें ग्रंथ की ओर चलते हैं। 17वां ग्रंथ है हमारा कौन सा? सेतुबंध। और सेतुबंध के रचनाकार हैं प्रवरसेन द्वितीय, जो कि वाकाटक वंश के एक राजा थे। कौन बेटा? प्रवरसेन द्वितीय। किस वंश के थे? वाकाटक वंश के एक राजा थे। और इसमें राम की लंका विजय का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम ने लंका को जीता था। उसका वर्णन मिलता है हमें किस ग्रंथ में? सेतुबंध में। फिर है हरिकेली नामक एक नाटक। ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? हरिकेली। किसने लिखा है बेटा ये? तो विग्रहराज एक राजा हुए हैं। क्या नाम है? विग्रहराज। और किस वंश के हैं ये? चौहान वंश के। हरि अब जब अपन मध्यकाल पढ़ेंगे तो मध्यकाल में अपन मुस्लिम शासकों के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। तो तुम लोग बताओ मोहम्मद गौरी का दास कौन था?
दास, जिसको मोहम्मद गौरी भारत छोड़कर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक मदरसा या मस्जिद बनवाई थी, कहां? अजमेर में। उस मदरसा या मस्जिद के विषय में कहा जाता है कि ये और उस से पहले एक सरस्वती मंदिर हुआ करता था, और उसका प्रमाण हमें ऐसा मिलता है कि उस मस्जिद की दीवारों पर हरि केली नाटक की पंक्तियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ये हरि केली जो नाटक है किसने लिखा है? विग्रह राज ने। ठीक है, किस वंश के हैं वो? चौहान वंश के। तो इस नाटक की कुछ पंक्तियां अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन के झोपड़ा मस्जिद से उत्कीर्ण है। ठीक है, तो अब ये पुराना सरस्वती मंदिर ही होगा, तभी तो मंदिर में हरि के लिए नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है। उस मंदिर को ध्वस्त करके उसके स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई गई होगी। ठीक है, फिर हमारा 19वां ग्रंथ है बेटा कौन सा? रामचरित। रामचरित के रचनाकार हैं कौन? संध्याकार नंदी। कौन है इसके रचनाकार? संध्याकार नंदी। ठीक है, तो इसमें बंगाल के पाल वंशी शासक रामपाल का वर्णन मिलता है। किसका? बंगाल के पाल वंश के शासक हैं रामपाल, उनका वर्णन हमें इस ग्रंथ में मिलता है। संध्याकार नंदी स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है, स्वयं को क्या बोलते हैं वे? कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। इसको तो आपने देखा होगा, मतलब ये मूवी भी आई थी, अक्षय कुमार द्वारा अभिनय इसमें किया गया था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है बेटा? चंद बरदाई। कौन है इसके लेखक? चंद बरदाई। और किसके विषय में हमको जानकारी मिलती है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य ये माना गया है, हिंदी में लिखा गया तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है। और पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में जो युद्ध हुए थे उनके विषय में हमको जानकारी मिलती है किसमें? पृथ्वीराज रासो में। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। फिर अपन बात करते हैं बेटा किसकी? मिताक्षरा की। ठीक है, तो मिताक्षरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसके लेखक हैं बेटा कौन? विज्ञानेश्वर। कौन है बेटा इसका लेखक? विज्ञानेश्वर। ग्रंथ कौन सा है? मिताक्षरा। तो यह याज्ञवल्क की स्मृति पर लिखा गया एक टीका है। तो आईएमपी लगा लो, अपन ने स्मृतियां पढ़ी थी थर्ड लेक्चर में, उन्हीं में से एक स्मृति है बेटा कौन सी? याज्ञवल्क की स्मृति। याज्ञवल्क की स्मृति पर लिखा गया एक टीका है कौन सा? मिताक्षरा, जिसके लेखक हैं कौन? विज्ञानेश्वर। इसमें पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार जन्म से ही माना गया है, मतलब जो नियम बताए गए हैं उसमें पुत्र का अधिकार पिता की संपत्ति पर उसके जन्म से ही हो जाता है। पुत्र पिता से संपत्ति का बंटवारा उसके जीवन काल में ही करा सकता है, ऐसा उल्लेख हुआ है किसमें? मिताक्षरा में। यह नियम बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में मान्य था उस समय। बंगाल और असम को बस छोड़ दो, बाकी संपूर्ण भारत में यह नियम मान्य था और आज भी है। ठीक है, फिर हमारा आखिरी लौकिक साहित्य है कौन सा? दाय भाग। ठीक है, दाय भाग के जो रचयिता हैं उनका नाम है जीमूत वाहन। दाय भाग की रचना किसने की है बेटा? जीमूत वाहन ने। ठीक है, तो मिताक्षरा के विपरीत इसमें यह उल्लेखित है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति का हिस्सा प्राप्त होगा। यह नियम बंगाल और असम में मान्य था। ठीक है, तो बंगाल और असम में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र संपत्ति का हकदार होगा, और मिताक्षरा में पुत्र के जन्म के साथ ही पुत्र पिता की संपत्ति का हकदार हो जाएगा। तो मिताक्षरा में उल्लेखित नियम सिर्फ बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में विद्यमान था, और दाय भाग में उल्लेखित नियम सिर्फ बंगाल और असम में लागू था। तो इससे हमें उस काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से बेटा ब्राह्मणेतर साहित्य इतिहास के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं।
पांचवें लेक्चर से मैं अपन विशेष रूप से जो विदेशी यात्री जिनको बोलते थे, उन विदेशी यात्रियों के विषय में हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।